दादी माँ, माँ को क्या हुआ है? माँ की तबीयत कब ठीक होगी? बेटा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो। डॉक्टर की दवाई से वह जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर पहले की तरह हम मेला घूमने जाएंगे और चाट पकौड़ी खाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। वैशाली बेटा, माँ को ज्यादा तंग नहीं करते। चल, रात बहुत हो गई है, तुम भी जाओ सो जाओ और अपनी माँ को भी सोने दो। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन वैशाली की माँ गंगा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और घर की स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ये सब देखकर वैशाली शहर जाकर नौकरी करने का ठान लेती है और वो दादी माँ से शहर जाने की जिद करने लगती है। वैशाली, मेरी फूल सी बच्ची, तू अकेले शहर में जाकर क्या करेगी? तू तो बहुत भोली है, तुझे तो कोई भी आसानी से ठग लेगा। दादी माँ, आप चिंता मत करें, सुलोचना चाची भी तो वहीं पर रहती है ना, मैं उनके घर रुक जाऊंगी। आप बस अपना और माँ का ध्यान रखो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शहर जाकर खूब तरक्की करूँ और जब मैं शहर से लौटूं तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उससे अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज के साथ साथ इस घर को खुशियों से भर दूं। ऐसा ही हो मेरी बच्ची, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तू ही तो है। जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है दादी माँ, अब मैं चलती हूँ, माँ का ध्यान रखिएगा। दादी माँ वैशाली को एक कपड़े के बैग के साथ खाने का कुछ सामान बांध देती है। वैशाली गांव से पैदल ही चलते चलते शहर की तरफ जा रही होती है। काफी दूर निकल जाने के बाद वैशाली को बहुत भूख लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। चलो, इसी कुएं के पास बैठकर पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। फिर वैशाली कुएं के पास बैठकर अपने खाने की पोटली खोलती है। उसकी पोटली में सिर्फ 4 रोटियां ही होती है, जिसे देखकर वैशाली बोलती है, 1 खाऊं या 2 खाऊं या फिर चारों खा जाऊं। जिस कुएं के पास वैशाली बैठी थी, असल में वो बोनी परियों का जादुई कुआं था, जिसमें 4 बोनी परियां रहा करती थी। लगता है किसी को हमारा पता लग गया है और वो हमें खाने को सोच रही है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या फिर चारों को खा जाऊं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी कुएं से 4 परियां निकलकर बाहर आती है। तुम कौन हो लड़की और हमें क्यों खाना चाहती हो? तुम्हें जो चाहिए तुम वो हमसे ले लो, पर हमें मत खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको खाने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने खाने की बात कर रही हूँ। ये देखो, मेरे पास 4 रोटियां हैं, उसी की बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगा? मैं क्या आपको कोई चुड़ैल दिखाई देती हूँ? ये सुनकर सभी परियां भी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे तुम इस घने जंगल में यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? ये सुनकर वैशाली 4 परियों को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मैं तो शहर पैसे कमाने जा रही हूँ, बस कुछ खाने के लिए यहाँ रुकी थी। वैशाली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और न ही तुम्हारे पास हम परियों की तरह कोई जादुई शक्तियाँ हैं। मेरी बात मानो, तुम अपने गाँव वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तो फिर तो तुम अपने गांव लौट जाओगी ना? हाँ, अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं गांव लौट जाऊंगी। तो फिर ये लो बक्सा, ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। इसे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। फिर वैशाली वो बक्सा लेकर वहाँ से चल देती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर वो सोचती है, जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक बार सुलोचना चाची से मिलती हुई चलूं, इसी बहाने शहर भी देख लूंगी। ये सोचकर वैशाली चाची के घर चली जाती है। आओ वैशाली बेटा, आओ और बताओ कैसे आना हुआ? तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, हम सब ने अभी अभी खाना खाया है। कोई बात नहीं चाची, मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। इतना बोलकर वैशाली उस जादुई बक्से से मन ही मन मिठाई मांगती है और जादुई बक्से में से मिठाई निकालकर चाची को दे देती है। बड़ा ही सुंदर बक्सा है, कितने में लिया था? लिया नहीं चाची जी, ये तो मुझे परियों ने दिया है और ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। अरे, तुझे किसी ने रास्ते में बेवकूफ बनाया होगा। ये शहर है, यहाँ कोई परियां नहीं होती। अच्छा, तो थक गई होगी, कमरे में जाकर आराम कर
और ये बक्सा मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। वैशाली चाची सुलोचना को बक्सा देकर सो जाती है और जैसे ही रात होती है तो सुलोचना बक्से से बोलती है, हे जादुई बक्से, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। सुलोचना के इतना बोलते ही जादुई बक्से में से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर सुलोचना बहुत खुश हो जाती है। वो रास्ते में ही वैशाली के उस जादुई बक्से को कहीं और छुपा देती है और उसकी जगह उसी के जैसा कोई दूसरा बक्सा रख देती है। सुबह होने पर, चाची अब मैं चलती हूँ, मेरा बक्सा मुझे दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है, अपने बक्से का जादू हमें भी तो दिखाओ। हाँ क्यों नहीं चाची जी। वैशाली जैसी ही जादुई बक्से से कुछ मांगती, लेकिन इस बार जादुई बक्सा अपना जादू नहीं दिखाता। मैंने तो कहा ही था कोई जादू वादू नहीं होता, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है चाची जी, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वैशाली फिर से बोनी परियों के जादुई कुएं के पास आती है। वाह परियों वाह, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आप लोगों ने मुझे। क्या हुआ वैशाली, बताओ हमें, तुम इतनी नाराज क्यों हो? फिर वैशाली चारों परियों को सारी बात बताती है। बोनी परियों को सारा माजरा समझ में आ जाता है। फिर चारों परियां दोबारा से वैशाली को दूसरा बक्सा देती है और वैशाली फिर से उस बक्से को लेकर चाची सुलोचना के घर रात में रुकती है। सुलोचना दोबारा उस बक्से को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस बक्से से एक रस्सी और डंडा निकलता है। फिर रस्सी सुलोचना का हाथ बांध देती है और डंडा सुलोचना की खूब पिटाई करने लगता है। अरे अरे वैशाली बेटी, बचा ले मुझे, ये डंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। और चाची जी, ये आपको मार क्यों रहा है? अरे डंडे रुक जाओ, क्यों मार रहे हो मेरी चाची को? तभी जादुई डंडे में से आवाज आई, जल्दी से सच बता दो, वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। बताती हूँ। वैशाली बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुम्हारा पहले वाला जादुई बक्सा बदल लिया था। बेटा, मैं तुम्हारे बक्से तुम्हें लौटा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर सुलोचना वैशाली को पहले वाला जादुई बक्सा लाकर दे देती है। तभी वो डंडा अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वैशाली उस जादुई बक्से को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आकर वो अपनी दादी माँ को उस जादुई बक्से के बारे में सब बताती है। ये सब सुनकर उसकी दादी बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई बक्से की मदद से वैशाली अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाकर अपने गांव में ही हंसी खुशी से रहने लगती है। सीमापुर नाम के गांव में रेशमा नाम की चुड़ैल रहा करती थी, जिसको लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद था। वे दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी। रेशमा अपनी लिपस्टिक बनाने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों के होठों को काट के लाती थी और अपनी लिपस्टिक बनाया करती थी कि तभी एक दिन चुड़ैल अपना रूप बदल के बस स्टॉप पर अकेले खड़ी थी। वो बस रोकने का नाटक कर रही थी कि तभी वहाँ पे एक रवि नाम का लड़का उसे देखता है और उससे बात करने को आता है। आप इतनी धूप में अकेले यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? मैं यहाँ पे बस का इंतजार कर रही हूँ। इस समय यहाँ पे कोई भी बस नहीं आती है और मेरी मानो तो आपको यहाँ पे खड़ा होना सही नहीं है। आप इतने सज धज के और इतने सारे गहने पहन रखे हैं, कोई भी आपको लूट के ले जा सकता है। मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ढेर सारे गहने हैं। लगता है ये लड़की बहुत ही पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। काश मेरी इससे शादी हो जाए, इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। आप क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं। आप मुझे शरीफ और अच्छे लड़के लगते हैं और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, तो क्या आप मेरे से शादी करोगे? ये सुनने के बाद रवि फूले नहीं समा रहा होता है। हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो चलो हम अभी चलते हैं मेरे घर पे और शादी कर लेते हैं। तभी रवि और रेशमा दोनों रेशमा के घर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं, तभी रेशमा गेट अंदर से बंद कर लेती है। अरे तुमने ये गेट बंद क्यों कर लिया और हम यहाँ पे शादी कैसे करेंगे? जैसे ही रेशमा मुड़ती है, वे अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। हम शादी यहीं पर ही करेंगे। अरे दादा, तुमने तो मुझे धोखा दिया। तुम तो एक चुड़ैल हो।
चलो हम शादी करते हैं। हट, तेरी जैसी भूतनी से मैं शादी क्यों ही करूँगा? जाके अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देख। जो कहो चुप कर, वरना तेरे को मैं अभी यही मार दूंगी। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं कुंवारा हूँ। मेरी शादी हो रखी है, मेरी एक छोटी बच्ची भी है। मुझे यहाँ से जाने दो। तेरे को यहाँ से भेजने के लिए मैं थोड़ी लेके आई हूँ यहाँ। तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ ना। मुझे तुमसे शादी करनी भी नहीं है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि को रस्सियों से बांध देती है। अब मैं तेरे होठों को काट के अपने लिपस्टिक बनाऊंगी। क्या क्या तू मेरे होठों को काट के लिपस्टिक बनाओगी? हाँ, क्या तू मेरे होठों को काटने के बाद मुझे यहाँ से जाने दोगी? छोड़ देना, कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। नहीं, मैं तेरे होठ से लिपस्टिक बनाऊंगी और बाकी तेरे बॉडी के छोटे छोटे हिस्सों में काट के बिरयानी बनाऊंगी और अपने चुड़ैल लोक में दावत दूंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पराई औरत की तरफ नजर उठाकर देखा। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी जान बचा लो। कोई तो चमत्कार करो भगवान। तू अपना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है। कोई भगवान तुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, समझा तू? तभी चुड़ैल रवि के होठों को काटने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक से उसके घर का दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज रोशनी सी पड़ती है। अरे ये क्या है? लगता है मुझे भगवान बचाने के लिए खुद आए हैं। थैंक यू भगवान जी। कि तभी गेट से रवि की पत्नी और उसकी छोटी बेटी अंदर आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ। वैसे अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गई। अब तुम ही मेरी जान बचा सकती हो इस चुड़ैल से। आजा आजा, तू भी आजा। आज तेरी पूरी फैमिली को काट के बिरयानी बनानी पड़ेगी। बिरयानी तो मैं तेरी बनाऊंगी चुड़ैल। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई? तूने मेरे पति को कैद किया। एक काम करो, तुम छोटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार देगी। पापा, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, और हम आपको यहाँ से छुड़ा कर ही लेकर जाएंगे। तभी चुड़ैल उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त रवि की पत्नी अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है। अरे भाग्यवान, इस चुड़ैल का इस छोटे से चाकू से कुछ नहीं होगा। तेरी पत्नी तो बहुत भोली निकली। ये तो बच्चों का खिलौना लेके आई है। नहीं जी, ये चाकू कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है। इसको मुझे ओम बाबा ने हवन कुंड से निकाल के दिया है और उन्होंने बताया कि इससे इस चुड़ैल का खात्मा करा जा सकता है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ? जब आप इस चुड़ैल से बस स्टॉप के पास बात कर रहे थे, तभी मैंने आपको वहाँ देख लिया था। मैं समझ गई थी कि ये कोई चुड़ैल है, इसलिए मैं पहले ओम बाबा के पास गई। उन्होंने ये सारी बातें बताई और उन्होंने हवन कुंड में से मुझे ये चाकू दिया और इस चाकू का इस्तेमाल हम केवल एक ही बार कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने ये चाकू हवन कुंड से लाया है? जी हाँ, अब तो बचेगी नहीं चुड़ैल। चुड़ैल उसको मारने के लिए आगे बढ़ती, तभी उसकी पत्नी उसके पेट में वार कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल मर जाती है और रवि अपनी पत्नी से माफी मांगता है और तीनों अब खुशी खुशी रहते हैं। भूतिया स्टूडेंट की डॉल। पलक बड़ी ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ किसी बीमारी के चलते गुजर गई थी और पलक के पिता कमलेश काफी लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो पलक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, जिस वजह से पलक हमेशा अपने मन की करती थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। बस उसे सिर्फ अपनी क्लास टीचर तेजस्विनी से डर लगता था। एक दिन पलक अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी पलक को बबीता नाम की एक लड़की पर गुस्सा आ गया। अरे ये तुम कैसे खेल रही हो बबीता? अगर तुम ठीक से नहीं खेलोगी तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगी, समझी? ये तो कैसी बातें कर रही है पलक? तुझे पता नहीं है क्या? तू मेरी ही बैडमिंटन से खेल रही है। एक तो मैंने ही तुझे अपना बैडमिंटन दिया और ऊपर से तू मुझे ही भगाने की बात कर रही है। चल जल्दी से मेरे बैडमिंटन वापस कर।
क्या तुम मुझसे पंगा लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? चल जल्दी से मेरी बैडमिंटन मुझे वापस कर, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगी। इतना कहकर बबीता अपना बैडमिंटन लेने पलक की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ बबीता को रोकने लगी, लेकिन बबीता किसी की नहीं सुनती। उसे बस अपना बैडमिंटन वापस चाहिए था। ये देख पलक को बहुत गुस्सा आया और उसने बैडमिंटन घुमाकर बबीता के सर पर मार दिया। आह! मेरा सर! अब बता, लेगी मुझसे पंगा? बड़ी आई थी मुझसे बैडमिंटन वापस लेने वाली। मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, समझी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगी, फिर वो तेरे पापा के पास जाएगी और तेरी शिकायत करेगी। उससे क्या होगा? मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर ठीक है, मैं कल स्कूल में क्लास टीचर तेजस्विनी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुझे मजा आएगा। पलक ये बात सुनकर डर गई और वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चली गई, क्योंकि वो अपनी क्लास टीचर से बहुत डरती थी। अगले दिन जब पलक स्कूल गई, तब क्लास टीचर तेजस्विनी ने उसे क्लास में आते ही बोला, क्यों पलक, तुम अपने आप को कहीं की डॉन समझती हो? तुम बेवजह सभी बच्चों को परेशान करती हो, क्या ये बात सच है? नहीं मैम, मेरी गलती नहीं थी। पहले बबीता ने ही झगड़ा शुरू किया था। मुझे अच्छे से पता है पलक कि किसकी गलती रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे दिन क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ क्लास के बाहर, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। पलक को रह रहकर बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पलक को सजा मिलते देख बबीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद पलक खुद से बोली, आज क्लास में मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उस बबीता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से आज मुझे पनिशमेंट मिली। पलक मन ही मन बबीता से बदला लेने की ठान लेती है। फिर शाम को पलक बगीचे में जा पहुंची, जहां सभी लड़कियां खेल रही थी। तभी उनमें से माला नाम की लड़की बोली, अरे वो देखो, पलक आ रही है। इतने में बबीता बोली, पलक, लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई है अब। बबीता, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। वैसे ही तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मेरी न्यू डॉल है। मैं इन सभी को यही दिखा रही थी। ये डॉल मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आई हैं। पलक बबीता की डॉल को देखते ही रह जाती है। उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो मन में ठान लेती है कि वो बबीता से उसकी डॉल छीन लेगी। इससे बबीता रोएगी और पलक का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे न्यू डॉल भी मिल जाएगी। वाओ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर डॉल है। ये कहते हुए पलक बबीता की डॉल हाथ में लेकर देखने लगी। हाँ ठीक है, चलो अब मेरी डॉल मुझे वापस करो। ये कहते हुए बबीता पलक के हाथों से अपनी डॉल छीन लेती है। ये देख पलक को बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो बबीता के हाथों से उसकी डॉल छीनकर भागने लगी। पलक की बच्ची, रुक जा, मेरी डॉल मुझे वापस कर। पलक बहुत तेजी से भाग रही थी। तभी वो भागते भागते नदी किनारे पहुंच गई। अरे ये क्या, यहाँ तो नदी आ गई। अब मैं आगे कहाँ जाऊँ? आगे तो रास्ता बंद है। इतने में बबीता भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ पहुँची। अब बचकर कहाँ जाएगी? चल अब जल्दी से मेरी डॉल मुझे वापस कर दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगी। लेकिन पलक बबीता की डॉल देने से मना कर देती है। लेकिन तभी डॉल की छीना झपटी में पलक नदी में जा गिरी। अरे अब मैं क्या करूं? पलक तो नदी में गिर गई। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जल्दी से चलकर किसी को बुला कर लाती हूँ। बबीता भागते हुए किसी को बुलाने जाती है, लेकिन पलक को लगता है कि बबीता उसे डूबता हुआ छोड़कर भाग गई और देखते ही देखते पलक नदी में डूबकर मर गई। वहीं दूसरी ओर बबीता को रास्ते में उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी मिली। बबीता उन्हें तुरंत लेकर नदी के पास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को पलक के जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद पलक के शव को नदी में से निकालकर उसके पिता कमलेश द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पलक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक भूतिया लड़की में बदल गई। उसे बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भूतिया पलक
बदला लेने के लिए बबीता के घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बबीता घर पर नहीं थी। वो गुस्से में बबीता को हर जगह ढूंढने लगी। तभी रास्ते में उसे बबीता की सहेली रीना मिली। भूतिया पलक को आता देख रीना बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन पलक ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है तू? मेरी सहेली बबीता कहाँ है? चुड़ैल, अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी कितनी शिकायतें की है। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सजा मिली है, और सबसे बड़ी बात, तुम बबीता की सहेली हो और वो मेरी दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या? दुश्मन दोस्त? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। तुझे बबीता को मेरे पास लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपनी नानी के घर गई हुई है, आज शाम तक लौट आएगी। तो फिर ठीक है, तुम उसे शाम को इसी नदी किनारे ले आना, लेकिन याद रहे उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और न ही तुम किसी को भी मेरे बारे में बताओगी, समझी? रीना बुरी तरह डर जाती है और ठीक वैसा ही करती है। शाम को रीना बबीता को किसी बहाने से नदी किनारे ले जाती है। पलक बबीता पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी आ पहुँची। उन्हें देखकर पलक डर जाती है। मैम, आप यहाँ? हाँ मैं। पलक, तुम तो चुड़ैल बनने के बाद और भी ज्यादा बुरी हो गई हो। चलो जल्दी से कान पकड़कर खड़ी हो जाओ। पर क्यों मैम, मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल चुका है। रीना ने मुझे सब बता दिया था कि तुम बबीता से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने इस दोनों को यहाँ बुलाया है। चलो जल्दी से कान पकड़ो अपने, नहीं तो मैं अपनी छड़ी से तुम्हारी पिटाई करूँगी। टीचर की बात सुनते ही बबीता और रीना दोनों हंसने लगी। तभी पलक को याद आया, अब तो वो इंसान नहीं है बल्कि एक भूतिया लड़की है। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो भूतिया लड़की बन चुकी हूँ। अब मैं मैडम से क्यों डरूं? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से अपने कान पकड़ो। मैं कान नहीं पकड़ूंगी अपने। रुको, मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को हवा में लटका देती है। अब आया ना मजा। क्लास टीचर को हवा में लटका देख बबीता पलक से बोली, पलक प्लीज मैम को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को जमीन पर पटक देती है। फिर वो बबीता की तरफ देखकर बोली, तो अब बता बबीता की बच्ची, मैं तुझे क्या सजा दूं? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। ठीक है, तुम मुझे सजा दो, लेकिन मैम और रीना को यहाँ से जाने दो। पलक बबीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी टीचर बोली, रुक जाओ पलक, बबीता की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। मगर ये तो मुझे नदी में डूबता हुआ छोड़कर भाग गई थी। नहीं पलक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी, मैं तो बल्कि किसी को मदद के लिए बुलाने गई थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। तभी मुझे रास्ते में मैम मिल गई। फिर जब हम तुम्हें बचाने के लिए वापस आए तब तक तुम नदी में डूब चुकी थी। वैसे भी पलक, तुम्हारी जान तुम्हारी खुद की वजह से गई है, ना कि बबीता की वजह से। बबीता और क्लास टीचर की बात सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद आप दोनों ठीक कह रहे हैं। मैंने हमेशा गलतियां पर गलतियां की और मेरी गलत हरकतों की वजह से ही मेरी जान गई। लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बताओ पलक, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त तुम्हारी डॉल मेरे हाथ में ही रह गई थी, इसलिए मेरी आत्मा इसी डॉल में कैद हो गई। इसलिए इस डॉल को जला दो, इसके जलते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है पलक, मैं अभी डॉल को जला देती हूँ। बबीता तुरंत उस डॉल को जला देती है और पलक को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलते ही वो हवा में गायब हो गई।